आज हमारे पास 3-4 छोटे छोटे टॉपिक हैं। सबसे पहला टॉपिक जो सबसे बड़ा है वो वुमेन पर है, सही है। अब वुमेन पे आजकल बात करना एक बहुत ही मसला बन गया है, सही है। सबसे पहले तो जो वुमेन का रोल है वो बहुत तेजी से चेंज हो रहा है आजकल, पाकिस्तान में भी, इंटरनेशनली भी। उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है भाई ये तू मर्द है कौन, तेरी औकात क्या है तू औरत के बारे में बात करे, औरत के बारे में औरत ही बात करेगी। दोनों बातें सही हैं, ठीक है। मतलब औरत को औरत ही अच्छे तरीके से समझ सकती है, जाहिर बात है हम वो इमोशंस नहीं समझ सकते, और रूल्स ही बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं। और ये भी कहा जाता है जो मर्द कर सकता है वो औरत भी कर सकती है। मुझे इन सब चीज़ों से कोई कंटेंशन नहीं है, ठीक है। मेरे लिए एक औरत का रोल हमारी सोसाइटी में मर्द के अराउंड नहीं घूमना चाहिए। इसका मतलब क्या है, हमें ये कहना ही नहीं चाहिए कि जो मर्द कर सकता है वो औरत भी कर सकती है। मेरे लिए ये तो कंपैरिजन सही नहीं है भाई। मर्द मर्द है, औरत औरत है। मेरे हिसाब से दो मर्दों का आपस में कंपैरिजन नहीं हो सकता, इसी तरह मर्द और औरत का आपस में कंपैरिजन नहीं हो सकता। मेरा आप लोगों से कोई मुकाबला है नहीं है भाई, आप लोग लड़के हो, हमारा मुकाबला नहीं है ना। इसी तरह मर्द और औरत का भी मुकाबला नहीं हो सकता। तो जो बेसिक प्रेमाइस है ना, जो हमारी सोसाइटी में आहिस्ता आहिस्ता फैला जा रहा है कि जो मर्द कर सकता है औरत उससे अच्छा कर सकती है, मैं उस प्रेमाइस से एग्री नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं नहीं समझता कि आपकी जो वर्थ है, जो आपकी वैल्यू है, वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट होनी चाहिए। खैर, मैं ये समझता हूं कि मर्द और औरतों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं और इन डिफरेंसेस को हमें चेरिश करना चाहिए। इन डिफरेंसेस पे आपको बहुत सारी बुक्स भी मिलेंगी। मिसाल के तौर पे एक बुक है व्हाई मेन डोंट लिसन एंड वुमेन कांट रीड मैप्स, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन फ्रॉम वीनस। इसी तरह एक बुक्स है ब्रेन रूल्स की, जॉन मेडिना की। अब जो शुरू की 2 बुक्स मैंने आपको बताई, उसमें व्हाट आई गॉट वाज के कुछ डिफरेंसेस जो है मेन और वुमेन में वो बायोलॉजिकल है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। बट जो जॉन मेडिना की बुक है ब्रेन रूल्स, वो ये कहती है कि ये नेचर है या नर्चर है, वी आर नॉट श्योर, लेकिन मेन और वुमेन में डिफरेंसेस है। अब ये नेचर है या नर्चर है, मेरी बहस नहीं है ये। आप में से कल को उठ के भाई औरत मर्द के बराबर हो सकती है, मैं बोलूंगा कर लो भाई, मुझे मसला नहीं है। मर्द औरत से नीचे है, मैं बोलूंगा कर लो, मुझे मसला नहीं है भाई। मेरा मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा ये है कि उनमें जो डिफरेंसेस है ना वो हमें चेरिश करने चाहिए। मिसाल के तौर पे मेरी वाइफ मेरी बेटी का जितना ख्याल करती है, मुझ जैसे 10 बंदे मिलके वैसे नहीं कर सकते, सही है। इस तरह मैं देखता हूँ ना, वो रातों में उठ के उसको वॉक, मैं उठता हूँ मुझे पता लगता है मेरी बच्ची रो रही है, और मेरी वाइफ उसको जैसा संभालती है ना, मैं चाहे जान मार लूं, मुझे नहीं लगता मैं उसके इस लेवल पे जा सकता हूँ। मर्द और औरतों में फर्क है, वी शुड चेरिश देम। अब है क्या चक्कर भाई, हमारी क्लास में लेडीज तो बहुत कम, गिनती चुनती की 3-4 है। तो मुद्दा क्या, मैं ये टॉपिक क्यों उठा रहा हूँ भाई? वी मेन शुड बी मैच्योर इनफ टू अप्रिशिएट द न्यूएंसेस ऑफ द ऑपोजिट जेंडर। और जो हमारी क्लास में छोटी लेडीज हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हाउ मैन मे परसीव यू। मेक सेंस? इस पूरे कैवियाट के साथ, इतने पूरे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, विद दी होप कि किसी को मैं पॉलिटिकली क्वेश्चन नहीं करना चाह रहा, मेरा बहुत एक पॉजिटिव मैसेज है, हम इस टॉपिक में जम करते हैं, ठीक है। राइटर बोलता है मैं मरने से पहले औरत की प्रेज में खूबसूरती को, बड़ाई को बयान करने के लिए कोई गाना गाता हूँ, कोई पोयम लिखता हूँ। तो उसकी वाइफ उसको बोलती है यार ये तुम जो गाना गानों की बात कर रहे हो ना, ये सब तुम्हारे अंदर की हवस बोल रही है, असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। राइटर जवाब देता है मुझे पता है, मुझे शायद कोई कभी मानेगा नहीं, लेकिन ऐसा होता है। किसी जब खूबसूरत औरत को मैं देखता हूँ तो मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं उसको पोजेस करूँ, उसको छूऊं, लेकिन स्टिल मुझे खूबसूरती देख के लगता है यार खुदा ने क्या चीज़ बनाई है। मेरे दिल में लस्ट नहीं आती है, मेरे दिल में जो लस्ट होती है ना, सेक्सुअल ड्राइव, वो नहीं आती है। मैं सिर्फ उसकी ब्यूटी को देखता हूँ। और मैंने बहुत दफ़ा वुमेन की तरफ अप्रोच किया है, लेकिन मेरे दिल में कभी ऐसी बात नहीं मैं उसको छूऊं। मैंने उसकी ब्यूटी को देख के अप्रिशिएट किया है। और मैं जितनी मर्जी इनोसेंट बातें कर लूँ, कोई कभी भी ये नहीं बोलेगा कि उस खुदा की क्या तारीफ है जिसने इतनी खूबसूरत औरत बनाई। मैंने बहुत सारे फिलोसोफर्स को पढ़े और कुछ फिलोसोफर्स ने यह भी कहा है कि विमेन वैम्पायर्स हैं, वो हमारी जिंदगी से सब चीजें सक कर लेती हैं। और मैं ये एडमिट करता हूँ, हाँ लेडीज में फॉल्ट्स हैं, लेडीज में पोजेसिवनेस होती है, जेलसी होती है,
प्राउडनेस होती है, और उनमें बहुत सारी चीजें नहीं कर सकती। इस तरह वो लास्टिंग फ्रेंडशिप्स नहीं रख सकती, वो अपने आप को मोहब्बत देने से नहीं रोक सकती। उनकी जो ब्यूटी है, जिस पर उनको रेट किया जाता है, वो वक्ती है। एक औरत तभी तब तक खूबसूरत होती है जब तक वो जवान होती है, वक्त के साथ खत्म हो जाती है। और वो जनरली मेन की तरह ऑब्जेक्टिवली नहीं सोच पाती। विमेन का जो थॉट प्रोसेस है वो ज्यादा इमोशनली लेडन होता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है भाई। दे ऑफन मिस्टेक, औरत कभी कभी ये समझती है, बहुत दफा समझती है कि उसकी जो चाहते हैं वो फैक्ट्स हैं, और वो बार बार अगर एक ही बात कहती है तो वो दलाइल देगी। एक बात को बार बार रिपीट करना, उसकी दलील देना है। और बहुत सारी दफा ऐसा लगता है उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, उनका दिमाग कहीं और चल रहा है जब वो अपने बाल बनाने में मसरूफ होती है। वो बहुत दफा बहुत सारे लोगों को सुनती हैं बहुत गौर से, लेकिन उनके मसले उनके लिए अपने बहुत बड़े होते हैं। औरत के अपने मसले उसके लिए बहुत बड़े होते हैं। वो इस पूरी ह्यूमन औरत ने बहुत कम जीनियसेस दिए हैं इस दुनिया को, लेकिन बहुत कम बेवकूफ भी दिए हैं। जो मर्दों में इंटेलेक्ट है वो तो कंपटीशन की वजह से शार्पन हो जाता है। हमारा बहुत कट थ्रोट कंपटीशन होता है, मर्द फुल टांग खींचने में लगा होता है, तो मर्द का दिमाग तो तेज हो जाता है। लेकिन वुमेन जनरली मदरहुड पे चली जाती हैं, और उनका इंस्टिंक्ट उनको वो सारी चीजें दे देता है जो मर्द 100 साल तक कंपटीशन करने के बाद सीखता है। लेकिन मैं औरतों के सारे फॉल्ट असाइड करता हूं, क्योंकि वो जो काम करती है वो सबसे नोबल है, सबसे बड़ा है। वो हमारी रेस को आगे लेके चलती है, वो माँ बनती है। रेस को आगे चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, इंसानियत को आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना, वो एक अलग सवाल है। लेकिन आफ्टर ऑल मर्दों का बहुत कम इनपुट होता है ह्यूमन रेस को आगे बढ़ाने के लिए। पहले मैं एक लड़की देखता हूं जो कि जिसमें हया होती है, जैसे मॉडेस्टी होती है, जिसकी वजह से उसकी खूबसूरती बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन सून वो वेडलॉक में चली जाती है और दुनिया के पहिए का हिस्सा बन जाती है। जब उसकी आगोश में उसका लवर बैठा होता है, सर रख के बैठा होता है, तो उसकी चीक्स में नेचुरल रोजेस आ जाते हैं। फिर वो माँ बनती है। उसके पता नहीं क्यों थोड़े दिनों पहले लाल हो जा रहा था, पता नहीं क्या चक्कर है, तुम लाल हो जा रहे थे, खैर एनीवेज, अच्छा चलो सही। देन शी बिकम्स अ मदर। उसके बाद नेक्स्ट 20-30 साल उसके कंटिन्यूअस है टेंशन और मेहनत के, ताकि एक अच्छा इंसान, अक्लमंद इंसान, सेहतमंद इंसान वो बना सके। और उसका जो काम है कि वो एक पूरी दूसरी इंसान को इस दुनिया में लाती है और फिर उसको परवरिश करती है। वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे खुदा है, मतलब माँ के अंदर वो चीज बन रही होती है। इट्स ऑलमोस्ट अ डिवाइन मोमेंट। आप किसी से पूछें अगर कहीं खुदाई नजर आती है तो माँ के अलावा कहीं और नजर आती है? कोई भी बायोलॉजिस्ट जो ह्यूमन नेचर को जानता है वो खुदा को हमेशा फेमिनिन टर्म्स में देखता है, खुदा को हमेशा औरत जात में देखता है। क्यों? क्योंकि जाहिरी बात है माँ ही लाइफ को आगे चला रही है, उसके बगैर लाइफ नहीं है, माँ के बगैर आगे की नस्ल नहीं है। मेल तो एक इंसिडेंट है, असल काम तो माँ का है। इसी वजह से मैं कैथोलिक्स को सही समझता हूं कि वो चीफली हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को प्रे करते थे, कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को कैथोलिक्स प्रे करते थे, क्योंकि माँ को खुदा से तशबीह दी है राइटर ने, तो बोल रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कैथोलिक्स सही करते थे। बहुत साल पहले जब मैंने अपनी वाइफ एरियल को बर्थ देते हुए देखा, पैदा करते हुए देखा अपनी औलाद को, तो मैं उस कमरे में खड़ा हुआ था बेबस होकर, और मैं अपने आप को बार बार यही कह रहा था, आई मस्ट ऑलवेज बी काइंड टू वुमेन। मुझे हमेशा औरत के साथ उसने सलूक से पेश आना चाहिए। लेट द सिंस ऑफ वुमेन लाई जेंटली ऑन हर हेड। औरतों में जो भी कमी है, जो भी गुनाह करती, खैर है, सब माफ है। फॉर शी इज द फॉरगिविंग मदर ऑफ अस ऑल। क्योंकि हम सब को वो पैदा करने वाली, माफ करने वाली माँ है। एक माँ को जरूरत नहीं होती कि वो हमसे पूछे कि उसकी लाइफ का कोई मतलब है नहीं है, क्योंकि जब वो औलाद को देखती है अपने अंदर ग्रो होते हुए, उसको पता लग जाता है कि वो अपनी डेस्टिनी को फुलफिल कर रही है और जिंदगी उसको फुलफिल कर रही है। मुझे अभी तक याद है जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई थी, पहला अल्ट्रासाउंड हुआ था, तो मैं और मेरी बेगम का फड्डा हुआ, ठीक है। अल्ट्रासाउंड हुआ, बेगम अल्ट्रासाउंड के लिए जा रहे थे, बेगम का मूड भी खराब, मेरा मूड भी खराब।
अल्ट्रासाउंड होके जब वापस आया ना तो मेरी वाइफ के चेहरे पे एक अजीब खुशी थी। उसने कहा सरमा मुझे पहली दफा जो पहला अल्ट्रासाउंड है उसमें बच्चे की हार्ट बीट आती है, हार्ट बीट पता लगा इतना सा जर्रा होता है वो धुक 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 ऐसे हिल रहा होता है। तो जब माँ जब प्रेग्नेंट होती है तो उसको फुलफिलमेंट मिलती है कि शी इज फुलफिलिंग लाइफ एंड लाइफ इज फुलफिलिंग हर, और उसको उसी में खुशी मिलती है कि उसकी औलाद बड़ी हुई है और यूथ से गुजर के, बचपन के लड़कपन से गुजर के एक मैच्योर इंसान बन पाता है। ओनली ए बॉस्ड माइंड, एक माइंड जो खराब है, एक दिमाग जिसमें मसला है, जिसमें कीड़ा है, वो ये कहेगा कि एक मां की जिंदगी में कोई मकसद नहीं है। सही है, हमारी सोसाइटी तो यही कह रही है ना भैया, औरतें क्या बच्चे पैदा कर रही हैं। राइटर बोलता है क्या दिमाग खराब है जो ये बोले कि एक माँ की कोई वैल्यू नहीं है, और इस बात को मैं मानता हूँ। सही है, हर बंदे के अपने पेरेंट्स से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। मेरी माँ के भी मुझसे बहुत, मतलब मेरी अम्मा को भी मुझसे कंप्लेन होती है, मैं ही बहुत सारी बात समझता हूँ, मेरी अम्मी मेरी बात नहीं समझ पा रही है। लेकिन मदरहुड इन इट सेल्फ, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे भी एक अच्छी औलाद बनने के काबिल बनाए और आप सब लोगों को अपनी माओ का फरमाबरदार बनाए। एट द सेम टाइम आपको अपनी वाइफ्स का रिस्पेक्ट करने वाला बनाए। क्यों? क्योंकि वो उसने माँ भी बनना है भाई। सही है, आपको अपनी माँ की रिस्पेक्ट है, अपनी औलाद की माँ की रिस्पेक्ट नहीं है। दिस मीन्स शिट, इट मीन्स आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। इफ लाइफ इज लिव्ड ऑनरेबली एंड फुली इज इट्स ओन रिवॉर्ड, इट नीडिंग नो सिग्निफिकेंस फ्रॉम आउटसाइड। अगर लाइफ जी जाए, अपने मकसद फुलफिल करने के लिए जी जाए, तो वही काफी रिवॉर्ड है, उससे कोई आउटसाइड वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। यहां पे मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। आजकल एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट फैला हुआ है, जॉर्डन बी पीटरसन। उसकी एक रिसर्च है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, और ये एस्टैब्लिश्ड रिसर्च है कि विमेन हु प्रायोरिटाइज करियर ओवर मदरहुड एंड दे पास आउट देयर मदरहुड पीरियड विदाउट हैविंग एनी चिल्ड्रन, लेटर ऑन दे रिग्रेट इट। मतलब अगर आप अपने करियर को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं और इतना प्रायोरिटाइज किया कि आपने औलाद ही नहीं करी, करियर में लगे रहे, तो लेटर ऑन वुमेन जनरली रिग्रेटेड। हमारा जो सोशल फिनोमिनल बन चुका है कि पैसे कमाने में औरत की वर्थ है, वो साइंटिफिकली टेनेबल नहीं है। साइंस उसके बरक्स बात बोलती है। दिस इज समथिंग आई थॉट यू शुड नो। फिर वियतनाम में एक वॉर हुई थी, यूएस ने वियतनाम में वॉर लड़ी थी, बहुत अरसे तक वियतनाम में जंग चलती रही है, वहां पे बहुत कत्लो गारत हुई थी। उसके बारे में राइटर कुछ बातें बोलता है। बेसिकली ये वॉर के बारे में। हम लोग कहते हैं कि अब वॉर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट तो बढ़ते जा रहे हैं, वॉर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे हैं। गजा में नहीं होनी चाहिए, रशिया ने जो यूक्रेन पे किया हुआ वो नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान इंडिया की जंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक अजीब बात है, जंगें पहले से ज्यादा बढ़ती जा रही हैं और ज्यादा से ज्यादा तबाही करती जा रही हैं। पहले जंगें क्या करती थी भाई, एक दूसरे का कत्ल गले गले काट देते थे। अब वो भाई उधर 2020 से बम चलाया, उधर सब जीरो हो गए। अब आप अभी अगर मैप देखो, दुनिया का मैप देखो, यूएस में क्राइम वन ऑफ द हाईएस्ट है। पता है ना, यूएस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, लेकिन यूएस की सोसाइटी इन इटसेल्फ मुझे नहीं लगता है एक अच्छी सोसाइटी बची है। दिस इज व्हाट आई बिलीव। वहां पे अजीब अजीब मसले चले गए। थोड़ा सा इधर आए, मिडिल ईस्ट में पूरी जंग हुई है, इजराइल फलस्तीन जंग, सीरिया के मसले मसाइल, लिबिया के मसले मसाइल। उसके बाद फिर सऊदीया उसमें इंडायरेक्टली इन्वॉल्व है, कतर उसमें इंडायरेक्टली इन्वॉल्व है। थोड़ा इधर आओ, पाकिस्तान और इंडिया, हम तो पैदाइश से एक दूसरे के दुश्मन है। थोड़ा सा ऊपर जाओ, रशिया यूक्रेन का मसला चला हुआ है। थोड़ा सा इधर जाओ, ताइवान चाइना जापान के मसले मसाइल हैं। जापान और चाइना में बड़े से बड़े मतलब हांगकांग और चाइना का भी शायद मसला है। इस तरह दो तीन, ताइवान ने शायद चाइना पे कब्जा कर रहे हैं। मतलब ये टेरिटोरियल मसले चलते ही जा रहे हैं। फिलोसोफर्स, पोएट्स और मदर्स, फिलोसोफर्स, पोएट्स और मदर्स ये दुख करते रहेंगे, बोलते रहेंगे कि जेलसी और हॉस्टिलिटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्टिल जंगें होती रहती है। पोजेशन ऑफ पावर गिव्स यू द टेम्पटेशन टू यूज इट। बहुत गहरी बात है। द पोजेशन ऑफ पावर गिव्स यू द टेम्पटेशन टू यूज इट। यूएस के पास पावर है ना, ही इज टेम्प्टेड टू यूज इट। हमारे पॉलिटिशियंस के पास पावर है, दे आर टेम्प्टेड टू यूज इट एंड दे यूज इट। सेम गोज, आप अपने ऑफिसेस में जाओ, योर बॉस, योर सीईओ विल हैव पावर्स एंड दे आर टेम्प्टेड टू यूज इट। द डेफिनेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, हम बोलते हैं हम नेशनल इंटरेस्ट में कुछ भी काम करने को बढ़ते जा रहे हैं। आपकी डिमांड है कि आपको सिक्योर बनाना है नेशन को, इस सिक्योरिटी में सब कुछ अलाउ हो गया है। मिसाल के तौर पे
यूएस ने बोला वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, दे मार 4.5 अफगानिस्तान की बैंड बजा दी। ऐसा ही हुआ ना भाई। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती बोलती है नेशनल थ्रेट है, चुक लिया, बंदे को दे टॉर्चर पे टॉर्चर करे जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट में कुछ भी जस्टिफाई हो गया। मेन जो मिलिट्री एज में है, जो मिलिट्री में शामिल होते हैं, वो पेट्रियोटिज्म की कॉल्स पर जज्बाती होते हैं, हम मुहब्बे वतन है, ये इंसान की नेचर में है, वो पेट्रियोटिज्म पे फौरन उठता है। और जो लोग बोलते थे पीस में रहो, लड़ो नहीं, जंगे ना करो, उनको बोलते हैं बुज़दिल है। अब इसकी पट्टी है, ये लड़ता नहीं है, डरपोक है, जो लड़ रहा है मार रहा है वो ताकतवर है। और अगर कोई भी बंदा ये बात बोले आओ बैठो मिलके बात करते हैं, मिलके मसला रिजॉल्व करते हैं, जंगों से मसला हल नहीं होता, तो बोलते हैं यार ये बंदा ना, इसको बातें बातें मनाना आती है, लोगों को खुश करने में लगा हुआ है, जो पीस है वो जंग से ही मिलती है। लोग किस तरह वॉर को प्रमोट करते हैं। हमारे जो पब्लिक ओपिनियन है उसमें जनरल्स को, आर्मी जनरल्स को बड़ा प्रमोट किया जाता है, बड़ा ओ जनरल है यार ये तो। एक सोल्जर का जो यूनिफॉर्म है, जिसने यूनिफॉर्म पहना हुआ होता है, उसके सामने हम बोलते हैं ब्लडी सिविलियन, ये यूनिफॉर्म वो फौज का बंदा है, ये ब्लडी सिविलियन। इंटॉक्सिकेट्स अ मेडन, अभी भी 2 रिंग्स ग्रुप खोलो, हर दूसरी लड़की को फौजी चाहिए होता है शादी में। एंड ऑलमोस्ट रिकनसाइल्स अ मदर टू किलिंग हर सन। और ये वो चीज है, फौज और जंग वो चीज है जो अपनी माँ को, अपनी औलाद को मारने पे मजबूर कर देती है। जंगों में ऐसा होता है। और आप लोगों को पता होगा, हम लोग भी सोसाइटी में देख रहे हैं, यू हैव पावर, यू हैव यूनिफॉर्म, यू कैन डू एनीथिंग। गवर्नमेंट्स को अब जंगे लड़ना आसान हो गई है इलेक्शन जीतने से पहले। ये राइटर ने 1900s में बोला, हम ये 24 में पढ़ रहे हैं। बात सुने, गवर्नमेंट्स को जंगे जीतना आसान लग रही हैं इलेक्शन जीतने से ज्यादा। अभी हमारी टाइम पे किस तरह अप्लाई होता है ये आप लोग खुद सीख लें। इलेक्शन जीतना मुश्किल है, जंगे जीतना आसान है। जो यूनाइटेड स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कांग्रेस को, जिस तरह हमारे पास पार्लियामेंट होती है वहां कांग्रेस होता है, उसको राइट देता है कि वॉर वो डिक्लेयर करेगा, प्रेसिडेंट अकेले डिक्लेयर नहीं करेगा। लेकिन वो ये नहीं बोलता कि प्रेसिडेंट वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकता अगर वॉर को कोई और नाम दे दे। आप बोलो हम जंग नहीं कर रहे, हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट कर रहे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ये मना नहीं करता। अमेरिकन प्रेसिडेंसी जो है उसके बारे में राइटर के कुछ कमेंट्स हैं कि अलाउइंग इंपोर्टेंट पब्लिक क्रिटिसिज्म, मतलब पब्लिक क्रिटिसाइज करती रहेगी। बुश अपने एरा में शदीद तरीन बदनाम हो गया था अपने वॉर्स की वजह से। पब्लिक कुछ कर सकी नहीं कर सकी, वो अपनी जंगें करके अफगानिस्तान की बैंड बजा के $1 ट्रिलियन खर्च करके चला गया, आवाम कुछ कर सकी नहीं कर सकी। और अल्टीमेटली जो आपकी वॉर्स हैं और आपकी जो पॉलिटिक्स है वो आर्मी जनरल्स ही ड्राइव कर रहे होते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने बहुत दफा मिलिट्री इंटरवेंशन को अप्रूव किया है, प्रोवाइड किया है, बहुत दफा प्रमोट किया है कि आप मिलिट्री इंटरवेंशन कर दो, या आप मिलिट्री इंटरवेंशन कर दो, और ये पार्लियामेंट ओके करती रही है। मैं भी एक बुक पढ़ रहा हूँ, ह्यूमंस अब सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ये बुक लिखी है युवाल नोआ हरारी ने। ये जो ना कि ताकतवर, अब देखो है क्या, यूएस और यूरोप समझते हैं हम सबसे सिविलाइज्ड लोग हैं, वो अपनी सिविलाइजेशन दूसरी जगह फैलाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। आप हर जगह प्रॉक्सी वॉर्स हो रही हैं, प्रॉक्सी वॉर्स हो रही है ना भाई। हमने हिस्ट्री में यूएस ने रशिया को हराने के लिए पाकिस्तान से फोर्सेस रेडी करी नहीं करी? हमारी पॉलिटिक्स ने, हमारे पॉलिटिशियंस ने, हमारी फोर्सेस ने उसको बोला जिहाद कर रहे हैं, हुआ नहीं हुआ? क्या ये प्रॉक्सी वॉर्स चल रही हैं? ये युवाल नोआ हरारी ये बात बोलता है कि शायद सही गलत कुछ भी नहीं होता, जो ताकतवर है ना वो हमेशा अपने आप को सही बोलता है, और वो बोलता है मेरी तरह हर जगह होना चाहिए। ये हिस्ट्री में कोई नई चीज नहीं है, पास्ट से चलता आ रहा है। खैर, आर्ट के बारे में राइटर क्या बोलता है? फिलोसोफर्स को खुदा डिफाइन करना इतना मुश्किल नहीं हुआ जितना उनको ब्यूटी को डिफाइन करना लगा है। खूबसूरती क्या चीज है ये एक्सप्लेन करना ज्यादा मुश्किल है बनिस्बत इसके कि आप खुदा बता दो खुदा क्या चीज है। मुझे अच्छा लगता है हमारे टाइम का आर्किटेक्चर, ये बड़ी बड़ी मस्जिदें, ये ऊंची ऊंची चर्चेस,
कितनी ऊंचाइयत पर है। शायद ये इंसान की होपलेसनेस दिखाता है कि उसको कभी खुदा मिल सके। इतना ऊंचा बनाता है, शायद मैं इतना ऊंचा जाके खुदा को ढूंढ सकूं। आवर नेचर, आखिरी टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा। आवर नेचर, हमारी नेचर के बारे में राइटर क्या कहता है? हमारी हिस्ट्री क्या है? हमारी हिस्ट्री क्या है कि हम तकरीबन 2-2.5 मिलियन ईयर्स अगो एक इंसान जैसी कोई चीज आई। अज्यूमिंग आप लोग एवोल्यूशन में बिलीव रखते आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ, वो हंटर गैदरर बना, फिर आहिस्ता आहिस्ता एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आई, कॉग्निटिव रेवोल्यूशन आई, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान सिविलाइज होता रहा, एम्पायर्स आए, रिलीजन्स आए, नेशंस आ गए। और इन सब टाइम में जो आपका मेजॉरिटी पीरियड था, जो ह्यूमन बीइंग सिविलाइज हुए हैं, हमारे पास अगले 50-60 साल है सिर्फ। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन अराउंड 50 से 70 हजार साल पहले आई थी। 50 से 70 हजार साल पहले जो समहाउ होमोसेपियन ह्यूमन रेस थी, मिलती जुलती थी, दे गो बैक टू 2.5 मिलियन ईयर्स अगो। हम 2024 में हैं, 2024 से रिवर्स हो, सिर्फ 2024 उससे पहले बीसी शुरू हो जाता है। बीसी की हमारे पास ज्यादा नॉलेज है ही नहीं। इस पिछले पूरी हिस्ट्री ने इंसान के अंदर ग्रीड पैदा करी है, कंपटीशन पैदा किया है और वायलेंस पैदा किया है। इसी वजह से ये इंसान के लिए जरूरी है कि अगर उसको इंसान का पुत्र बन के रहना है तो उसको रूल्स चाहिए। सही है। इसीलिए कहा जाता है कि अबू धाबी हम लोग जाते हैं ना, मैं अबू धाबी, दुबई गया, मिडल ईस्ट, हम सब बंदे के पुत्र बन के रहते हैं। क्यों? वहां पे आप लॉ तोड़ के तो दिखाओ, ऐसा डंडा होता है ना, तबीयत सेट हो जाती है। यहाँ पे पुलिस वाले को 200 रुपए तो काम हो जाता है। सही है। 50 रुपए, यार 50 रुपए नहीं छोड़ता, 100 रुपए 200 रुपए में छोड़ाता है, छोड़ देते हैं सर, मुझे नहीं छोड़ रहा था। खैर, द पॉइंट इज human beings in order to remain civilized they need certain controls and barriers। तो इसका मतलब क्या है? हमें जो चाइल्डहुड ड्रीम्स है ना कि हमें एब्सोल्यूट फ्रीडम मिलेगा, हमें इसको छोड़ देना चाहिए। सही है। जो टीनेज वाला टाइम होता है ना, रेबेलियन वाला, वो चाहता है मुझे एब्सोल्यूट फ्रीडम चाहिए। लेकिन आप जैसे जैसे मेच्योर हो गए, आप लोग भी ये समझोगे कि यू नीड रूल्स फॉर सोसाइटी टू वर्क इन अ सिविलाइज्ड वे। हम ये बात मानते हैं कि पॉवर्टी, क्राइम जो है वो पॉवर्टी की वजह से होती है, गुर्बत की वजह से क्राइम होता है। लेकिन हमें ये बात भी समझनी चाहिए, हर क्लास में, अमीर हो के गरीब, हर नेशन में, यूरोप हो के पाकिस्तान, हर उम्र में जो लॉलेसनेस है ना, वो इंसान की कहीं ना कहीं नेचर में उसकी एवोल्यूशन से चलती आ रही है। हिस्ट्री ये बोलती है, अगर आप लोग ब्रेन डेवलपमेंट पढ़े हैं, एवोल्यूशन पढ़े ह्यूमन माइंड की, तो बोलती है भाई हमारे अंदर जो दिमाग है ना, बेसिकली वो पुराना वाला ही है। जब हम हंटर गैदरर्स थे, उससे एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आई, हमारा ब्रेन थोड़ा सा श्रिंक हो गया साइज में, लेकिन हमारे बेसिकली जो दिमाग चलाने का तरीका है ना, बेसिक हमारी नीड्स है, जो मोटे मोटे फंडामेंटल्स हैं, वो ब्रेन के वैसे ही हैं। ह्यूमन नेचर इज सेम, चाहे आप मॉडर्न सिविलाइजेशन में चले जाओ, चाहे आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में चले जाओ, अमीर में जाओ, गरीबों में जाओ, रेडिकल्स में जाओ, कंजर्वेटिव्स में चले जाओ, ह्यूमन ब्रेन सेम ही है। अगर एक बात क्लियर है तो ये है कि दुनिया की कोई भी रेवोल्यूशन उठा ले, वो रेवोल्यूशन आ तो जाती है, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो वैसी ही बन जाती है जिसको उसने ओवरथ्रो किया था। सही है। रेवोल्यूशन कोई भी आ जाए, कुछ टाइम बाद वो वैसी ही बन जाती है जिस चीज को वो बुरा कहती थी। मिसाल के तौर पे पहले की तरह हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे हम अब एक अगर क्रूड एग्जांपल दूं, हम ब्रिटिशर्स से आजाद हो गए, हमने गुलामी नहीं जीनी थी, लेकिन हम पाकिस्तानियों की जिंदगी कैसी है, हम थूकते हैं इस पासपोर्ट पे। ऐसा ही है भाई, क्या आजादी मिली हमें? हम बोलते हैं कि प्रॉफिट्स आए, वेदर इट बी एनी रिलीजन। आप कोई सी भी जितनी मेरी नॉलेज है, कोई सी भी रिलीजन को उठा लो, वो बोलते हैं भाई प्रीमैरिटल सेक्स नहीं होना चाहिए, आपको खुद शराब नहीं पीनी, आपको जुआ नहीं खेलना, ये हर मेजर रिलीजन कहता है। रिलीजियस रेवोल्यूशन आई, ये सारी बुराइयों को साइड कर दिया। अब सेम रिलीजन्स ये परमिट करने लग गए हैं। आपको ऐसे मुस्लिम्स मिल जाएंगे हु आर प्राउडली गे, प्राउडली गे, हम गे मुसलमान हैं। अभी हम लोग बोलेंगे ये क्या हो रहा है, लेकिन आपको मिलेंगे, आपको ऐसे इमाम मिलने लग जाएंगे जो बोलेंगे बिल्कुल सही है, आपको कुरान की ऐसी इंटरप्रिटेशन मिलने लग जाएंगी। और दिस इज नॉट समथिंग न्यू, ये आपको क्रिश्चियन रिलीजन में भी मिलेगा और प्रैक्टिकली और भी बाकी सारे रिलीजन से मिलेगा। मैं इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि इनको थोड़ा सा रिलेटिवली मैंने पढ़ा हुआ है,
इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। क्रिश्चियन गे पोप्स मिल जाएंगे, वो पोप जो गे है, क्रिश्चियनिटी के लिए गेइज्म और लेस्बियनिज्म को मना करती है, लेकिन है मुसलमानों में भी ऐसी है। जिन चीजों को ओवरराइड किया वही चीज वापस आ गई। इसी वजह से हिस्ट्री मुस्कुराती है रेवोल्यूशंस पे। वो कहती है ये सिर्फ गुबार है जो निकल रहा है, वक्ती तौर पे गुस्सा है जो लोगों का निकल रहा है, कुछ टाइम बाद इन्होंने भी ऐसा ही हो जाना। समझ आई भाई बात? आज हमने 4 टॉपिक्स कवर किए। वुमेन की इंपॉर्टेंस पे, दूसरा था वॉर पे कि वॉर को हम किस तरह लेजिटिमाइज कर रहे हैं डिफरेंट नामों से, तीसरा आर्ट पे कि हम खुदा जो हम ऊंची ऊंची इमारतें बना रहे हैं, ऊंची ऊंची मेंबर बना रहे हैं ना, बेसिकली हमारी ओपननेस है कि हमें खुदा मिलेगा ही नहीं, ऊंचा बना लो उसको और ऊंचा बना लो। और ओवर नेचर में इंसान की नेचर कैसी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।